शेर है। तदबीर के दस्ते रंगों से तकदीर दरकशां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये आपने कई बार सुना होगा, कुछ लिविंग एग्जाम्पल से आप मिल भी चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ उनकी जीवन यात्रा बहुत अद्भुत रही है। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी है वो। यशपाल शर्मा जी एक बहुत ही जाने माने एक्टर है जिनके बारे में बताना मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। आपने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग किस्म के किरदारों को निभाते हुए देखा है और जब वो किरदार निभाते हैं तो वो इतने जीवंत लगते हैं कि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि शायद उनका व्यक्तित्व का एक रंग ऐसा भी हो सकता है। आपने उन्हें हजार ख्वाहिशें ऐसी, 1084 की माँ, लगान, गंगा जल, अपहरण, राउडी राठौर जैसी अनगिनत फिल्मों में देखा है। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है बल्कि अब वो एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। और जानते हैं उनके फिल्म को ना नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है जिसका नाम है दादा लक्ष्मी। अच्छा, वो फिल्म क्या है, कैसी है और वो क्या क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। तो बिना समय गवाए मैं फटाफट यशपाल जी को एक रिक्वेस्ट भेज देती हूँ और उनसे हम करते हैं बात। नमस्ते सर, वेलकम। हाँ, नमस्कार। नमस्कार योगिता जी। आवाज आ रही है मेरी? मेरे को बहुत अच्छे से आ रही है। आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं आपकी इस नई फिल्म के लिए, जिसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस फिल्म के बारे में जरा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि जब लक्ष्मी मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये हिंदी फिल्म तो नहीं है। तो इस फिल्म के बारे में जरा सा बताइएगा। हाँ, ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी फोक आर्टिस्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है बायोपिक किसी। आप धोनी के ऊपर, मिल्खा सिंह के ऊपर, मंटो के ऊपर, बहुत दुनिया के ऊपर बनी है। लेकिन फोक आर्टिस्ट जो एक रीजन में, एक छोटे सी जगहों पे भी अपने फोक, अपनी कला को जिंदा रखता है, उसके ऊपर कोई बायोपिक नहीं बनी है। ये पहली है अभी तक। ये दादा लक्ष्मी चंद हरियाणा के एक फोक आर्टिस्ट थे जो 1903 में पैदा हुए थे। उनकी अच्छा। कहानी है और उनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। उनको वाह। हरियाणा के कालिदास कहा जाता है। उनको कबीरदास कहा जाता है। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी लीजेंडरी पर्सनैलिटी है। और बिना स्कूल जाए उन्होंने जो कर दिया, जो लिख दिया, जो कह गए, हाँ। जो जो वो गीता के बराबर मानते हैं उस अध्यात्म को, उस वाह। दर्शन को। वाह। उनकी कहानी। तो तो सर, आपके आपके मन में ये कैसे आया कि आपको उनके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे खासे एक एक्टर हैं। आपके पास तो एक एक बहुत लंबा सफर है जिसको आपको तय करना होता है, रोज का काम है आपका। फिर एक ऐसे काम में हाथ डालना जिसमें कि आपको मालूम है कि आपका 100% वहां होना बहुत जरूरी है, हर चीज में, रिसर्च से लेकर हर चीज में। आपकी वीडियो पॉज बड़ा हो गई है सर। आसान था मेरे लिए कोई लव स्टोरी बनाना आपकी या वीडियो आज की कहानी को पॉज हो गई थी। बताना है। अच्छा, नहीं नहीं, आपकी मेरे वीडियो लिए रुक वो गई बड़ा थी। हाँ। आसान था। बड़ा बड़ा आसान था अगर मैं कोई लव स्टोरी या आज की कोई कहानी चुन लेता। हम्म। लेकिन मैं चैलेंज चाहता था। चैलेंज चाहता था जिसमें सारे रस हों, 9 के 9 रस हों जिसके अंदर। और बहुत पूरी दुनिया में, जैसे आज लोकल टू ग्लोबल का जमाना है। हम्म। आप लोकल हम्म। छोटी जगह पे कोई काम करो, पूरी दुनिया में वो चमक सकता है अगर उसके अंदर दम है तो। चाहे वो गुजरात की छेलो वो फिल्म थी एक, अभी जो ऑस्कर में गई है, छोटे से बच्चे की कहानी, गांव की कहानी ऑस्कर में गई है, देखिए। हम्म। आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम अपने गांव की, अपने अपने एरिया की, अपने बचपन की उन ओरिजिनल चीजों को उठाकर काम करें। और दादा लक्ष्मी चंद जो है, उनके अंदर हर एक चीज, जात पात ले लो, औरतों की दशा ले लो उस वक्त क्या थी, और एजुकेशन को ले लो, सामाजिक दशा ले लो, आर्थिक हम्म। दशा ले लो, अंग्रेजों का पीरियड था, अंग्रेजों का राज था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें मिल करके
बनी है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट चुनना मेरे लिए एक चैलेंज भी था, और दुनिया को दिखाना, दुनिया को ये इस आदमी के बारे में बताना, इसको सिर्फ हरियाणा में जानते हैं, तो कम से कम हाँ। इस फिल्म की वजह से आज दुनिया के 71 देशों में आज जानने लगे हैं, कितने लोग जानने लगे हैं। और इंडिया में तो बहुत से लोगों ने जाना है, इंडिया में नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल। अवार्ड मिले हैं और शोज हो रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात योगिता जी ये है कि मुंबई की श्रॉफ कॉलेज में और ग्वालियर के संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में राजा हम्म। मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में इसे सिलेबस के रूप में अपना लिया गया है, और मुंबई यूनिवर्सिटी वाह, और पारुल यूनिवर्सिटी में अभी बात चल रही है। क्या बात है सर, मतलब आपने सच में वो काम कर दिखाया जो कि लोग अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन आपकी इस पहल से काफी अच्छी चीज हो पा रही है। सर जैसे कि आपने 8 फिल्मों में काम किया है, फिर आपने बकायदा कमर्शियल फिल्म में भी काम किया हुआ है। ये दो बिल्कुल अलग अलग जॉनर होते हैं, है ना। जब हम आपको किसी फिल्म में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई सीरियस इंटेंस रोल जो है भी आप अदा करेंगे, पर आपने हर तरह का जॉनर ट्राई किया है। आप नेगेटिव किरदार में भी रहे हैं, कॉमेडी भी आप कर लेते हैं, कई बार नेगेटिव में भी कॉमेडी आपने की हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको संतुष्टि किस में मिलती है, कमर्शियल फिल्म्स में मिलती है या फिर जब आप आर्ट फिल्म करती हैं उसमें मिलती देखिए, संतुष्टि तो मुझे थिएटर में मिलती है, है? पहली बात तो ये, और असली संतुष्टि, या फिर ऐसी फिल्मों में जो मैं आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म की जो दूरी है वो आज खत्म हो गई है, ब्लेंड हो गई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। कौन सी फिल्म कमर्शियल है, कौन सी आर्ट है, ऐसा कुछ बता नहीं सकते। कोई छोटी सी बजट की आर्ट फिल्म भी सुपरहिट हो सकती है। बड़ा ही वो जो एक दूरी थी कि श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे, इनकी फिल्में आर्ट फिल्में हैं, और डेविड धवन और इनकी यश चोपड़ा की फिल्में कमर्शियल है, अब वो नहीं है। अब वो प्रोड्यूसर भी ऐसी फिल्में बनाने लग गए हैं और ये डायरेक्टर भी वैसी फिल्म बनाने लग गए हैं। तो मेरी जहां तक संतुष्टि का सवाल है, कहानी अच्छी होनी चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बस बाकी डेट और पैसे एडजस्ट होने चाहिए। बाकी मैं मेरे लिए बाकी मायने नहीं रखता, या नया डायरेक्टर हो, अच्छा सर आप, पुराना डायरेक्टर हो, हाँ, चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, बल्कि न्यू कमर्स आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब दीस डेज। अच्छा सर आपको जो है अ, कोई ऐसा लगा कि आपको किसी गॉडफादर की आवश्यकता है जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, एक फ्रेशर की तरह जब आप आए, तो आपको कभी लगा कि किसी गॉडफादर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी तो फैमिली का भी कोई बंदा नहीं था इसमें जो कि आपकी मदद कर सकता? देखिए, मैं कोई गॉडफादर नहीं मानता हूँ। अल्टीमेटली आपको अकेले चलना पड़ता है दुनिया में, जिंदगी में आपका ही टैलेंट आपका आएगा। कोई सुभाष घई मेरे अंदर नहीं घुस सकता, कोई नसीरुद्दीन शाह मेरे अंदर नहीं घुस सकता। मेरा टैलेंट मेरे को ही सुधारना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, और तभी वो हो पाएगा, ठीक हो पाएगा। अदरवाइज वो कोई किसी के अंदर नहीं घुस सकता। तो ना तो मुझे मेरा कोई गॉडफादर था, और ना ही हम करोड़पति थे कि हम लॉन्च हो जाते, और ना ही मैं किसी गॉडफादर का ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं वो पैर छूने वाली पद्धति जो है, भाई आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे से नहीं हो पाता वो सब। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बंदा है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, गुलजार साहब हैं, जिनको मैं गुरु की तरह मानता हूँ, पिता की तरह मानता हूँ, एक आइडल आइडल उनको एक मेंटर मानता हूँ। उत्तम सिंह जी हैं, उनको बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और बहुत वो आदर है, सम्मान है, लेकिन मैंने कभी पैर नहीं छुए, मैंने कभी जताया नहीं उस तरीके से, और ना ही मैंने कभी उनको बोली ये बात। बस है, क्योंकि होना चाहिए, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता हो है। जाता है। अच्छी एक्टिंग की नहीं जाती, जबरदस्ती जोर लगा करके वो होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हो रही है, ना कि जा रही है। तो ये जो इज्जत छीन के नहीं मिलती, इज्जत भी होती है, बस। क्या बात है। अच्छा तो आपने जैसे बता दिया कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो लेकिन आपको कोई रोल मॉडल तो जरूर होगा ना जिसको देख करके आप बहुत इंस्पायर होते होंगे? देखिए, मैं
एक इंसान जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, बलराज साहनी। मैं उनको पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जैसे मेरे परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उनसे बहुत सीखने को मिला है। बलराज साहनी की आंखों में, उनके एटीट्यूड में, उनकी एक्टिंग में मुझे कभी लापरवाही नजर नहीं आई। हमेशा एक सीरियसनेस और एक जैसे बड़े भाई या पिता होते हैं ना, उस तरीके से हमेशा नजर आए। एक मेरे रोल मॉडल तो नहीं, लेकिन मैं जिनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, दुनिया में आज तक उसको कोई टक्कर नहीं दे पाया, उनका नाम है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का कोई जवाब नहीं है। एक और मेरे बहुत अच्छे एक्टर इरफान खान जल्दी चले गए। वो मेरे लिए मेरे बहुत प्रिय थे। मैं उनकी हर काम देखा करता था और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैंने कभी किसी की भी कॉपी नहीं की, लेकिन एक इंस्पिरेशन जरूर मिली है बहुत लोगों से। बहुत सही कहा सर आपने। सर, जिस तरह की एक्टिंग आप करते आए हैं, लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया। आपकी जो फैन की एक लिस्ट होती है, फैन फॉलोइंग होती है, उसमें लोगों ने आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया। गंगाजल में जो आपका रोल था, उसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले अवार्ड्स के लिए। आपको कभी ऐसा लगा कि जो ये अवार्ड्स हैं, कई बार डिजर्विंग व्यक्ति को नहीं मिल पाता? आपको कभी इस चीज का मलाल नहीं रहा कि आप सिर्फ नॉमिनेशंस ज्यादा हुए हैं, लेकिन जब हाथ में ट्रॉफी आने की बात थी तो कहीं कुछ हैंकी पैंकी हुआ? नहीं, देखिए होता है, मुझे मलाल नहीं। एक बार गुस्सा आया था मुझे। इरफान खान और मैं, हम एक ही साल में गंगाजल और हासिल के लिए नॉमिनेशन थे बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए। तो जब जब इरफान खान को मिलता रहा, आई वॉज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि आई एम फीलिंग ऑब्लाइज या ऑनर्ड, बल्कि नॉमिनेशन भी उनके साथ है अगर, तो भी आई वॉज फीलिंग ऑनर्ड, क्योंकि अवार्ड उनको मिलता था और आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन अल्फा अवार्ड एंड जी सिने अवार्ड जो दुबई और मॉरिशस में हुए, उसमें जब ना इरफान खान को मिला और ना मुझे मिला, और जिन लोगों को मिला, मुझे हंसी आ रही है अभी, बस वो गलत मिला, तब गुस्सा आया था मुझे। मैंने कहा अगर इरफान खान को नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद मेरे अलावा किसी को नहीं मिल सकता ये अवार्ड, ये गलत है। और वो उसका गुस्सा आया था। उस दिन के बाद मैं कभी गया भी नहीं फंक्शन में। आपकी वीडियो रह रह के ना थोड़ी अटक जा रही है। मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा लोगों के जितनी भी छोटी मोटी जितनी भी फैन फॉलोइंग है, वही मेरे लिए भगवान है, वही अवार्ड है। आज दादा लक्ष्मी देख करके जब जब दुनिया वाह वाह करती है, या जब हमको हमारी कालकूट जो चल रही है वेब सीरीज, उसको देख करके जब हमारे पास रिएक्शन आते हैं, उससे बड़ा अवार्ड मेरे ख्याल से कोई नहीं। सर, अब जितना आप काम कर चुके हैं, क्या इस पोजीशन पर आने के बाद आपको आपके हिसाब से रोल्स मिलते हैं, या अब भी डायरेक्टर जो आपको रोल दे देते हैं उसको आप चुन लेते हैं, या आप उसको पिक कर लेते हैं कि ये मेरे लिए शायद मेरे लायक ही है, मुझे कर लेना चाहिए? मतलब डिजाइन आपके हिसाब से अब भी रोल्स होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, अभी तो मैं अपनी मर्जी के रोल चुनता हूँ और बहुत काम मना करता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी नहीं अभी। हालांकि शुरू से ही मैं चूजी था, लेकिन अब ज्यादा हो गया हूँ। अब ज्यादा इसलिए हो गया हूँ क्योंकि या तो रोल मेरी मनपसंद का हो या फिर पैसा मेरी मनपसंद का हो। दोनों में से अगर दोनों ही नहीं है तो फिर तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता करने की। और दूसरा, मैं उस टाइप के रोल अभी नहीं करता हूँ कि मतलब सरकारी या काम चलाऊ या जुगाड़ू जैसे, चाहे कितना भी रिस्पेक्टेड हो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, अभी नहीं। तो अभी थोड़ी सी उस टाइप का मतलब मैं हो रहा, मेरा रोल अच्छा ही चाहिए, चाहे नया डायरेक्टर हो, चाहे बजट छोटा हो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने जिस टाइप की फिल्में की है, मूसो, छिपकली और कन्यादान, ये छोटे छोटे बजट की नए लोगों की फिल्में हैं, लेकिन क्या कंटेंट है और क्या इसके सब्जेक्ट है, क्या इसके रोल है, क्या परफॉर्मेंसेज है, क्या स्क्रिप्ट है, तो ये अपने आप से थिएटर थिएटर करने जैसा काम है ये। कि आप उस रोल की तैयारी करते हो महीनों तक, आप उस रोल में जीते हो, आप उस रोल में डूब जाते हो। तो ये थिएटर में होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन फिल्मों में ऐसी फिल्में जब मिलती हैं, ऐसे रोल जब मिलते हैं, तो भी वही आनंद आता है।
सर आप जैसे जिस तरह के कलाकार हैं, जिस लेवल के कलाकार हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर कौन सा ऐसा दूसरा कलाकार है जो आपको टक्कर देता है, जिसके साथ आपको असल में लगता है कि मेरा कंपटीशन है? नहीं 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 नहीं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन है नहीं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई मेरा रोल ले सकता और ना ही मुझे किसी के रोल की जरूरत है। क्योंकि लेकिन मैं आजकल बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आ गए। पंकज त्रिपाठी है, संजय मिश्रा है, कुमुद मिश्रा है, मनोज पाहवा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो आसपास, विजय वर्मा इज एक न्यू नेम, मतलब जो इरफान खान के बाद अब मुझे अच्छा लगने लगा है। विजय वर्मा इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब। इतना अच्छा। ट्रू एक्टर है वो, इतना अच्छा लगता है। कालकूट आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे उसकी वर्सटैलिटी को देख कर। कैशी था उसका, चाहे और भी डार्लिंग की फिल्म थी, और भी काम है मेरे साथ। दो फिल्में और भी की हैं उसने, अफगानिस्तान एंड गैंग्स ऑफ घोस्ट। मैंने उसकी वर्सटैलिटी देखी है और उसकी नेचुरलनेस देखी है। उसकी उसकी एक्टिंग में एक ट्रूथनेस है जो मनोज वाजपेयी के पास है। अरे तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी कभी भी ये नहीं हुआ कि टक्कर है मेरी, टक्कर नहीं हुई। जो भी है पॉजिटिव है। आई अप्रिशिएट एवरीवन जो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। आपका अपना, अपने जितने आपने किरदार अभी तक निभाए हैं, उसमें सबसे पसंदीदा रोल आपका कौन सा है? देखिए, सबसे पसंदीदा रोल तो मेरा छिपकली है। छिपकली अभी आई नहीं है, और या फिर जो रिलीज हो चुकी है उसमें अब तक 56 है। अब तक अच्छा। 56 जो फिल्म है वो थोड़ी हटके है, अलग है। और सुमित अमीन की पहली फिल्म है। मुझे याद है नाना पाटेकर का भी कम बैक था उस फिल्म से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद नाना पाटेकर ने कोई फिल्म की उन दिनों। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। और वेब सीरीज की जहां तक बात है तो एक नेचुरल और इतना है, कालकूट में जो काम है बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा काम हुआ है। और सुमित सक्सेना ने बहुत ही गजब की डायरेक्शन की है। और करण त्यागी साथ में, उनका नाम जरूर लूंगा मैं, जो पूरा प्रोजेक्ट बेहतर है। ऐसे लोगों, ये यंग लोग हैं, आज के यंग लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अनुराग कश्यप के साथ काम कर चुके हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ अभी आने वाले वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर होने वाले हैं, अभी से मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, कोई आपका ऐसा ड्रीम रोल है जो आपको लगता है कि अभी मुझे वो करना बाकी है? मुझे दो बीघा जमीन जैसी फिल्में, दो बीघा जमीन जैसे रोल, या शराबी फिल्म में जो अमिताभ बच्चन का रोल है, मुझे उस टाइप की सेम टू सेम कमर्शियल मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके मैं बेस समझ। ऐसे करेक्टर, ऐसी स्क्रिप्ट करने का बड़ा मन है, जिसमें जिसमें पूरी फिल्म आपके ही साथ साथ चलती है, पूरी कहानी। हालांकि मैं ऐसे रोल कर चुका हूँ, छिपकली, मूसो और कन्यादान, तीनों रोल ऐसे हैं, तीनों फिल्में ऐसी हैं। लेकिन अब, और हाँ, और दादा लक्ष्मी पार्ट 2 भी वही होने वाली है, क्योंकि वो मेरा अरे उसमें वाह, लीड रोल होगा। अरे वाह सर, अरे वाह। अच्छा सर, देखिए, जब हमारी बाकी फिल्में हैं उन सब के लिए सेंसरशिप है, सेंसर बोर्ड है, उनके ऊपर काम करता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है जिसपे कुछ भी कैसा भी बना करके कोई भी कंटेंट डाल दिया जा रहा है, जो कि कई बार नागवार गुजरता है। मतलब मैं अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मुझे बहुत नागवार गुजरता है। आप एज एन एक्टर, आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट डाला जा रहा है आकर आजकल ओटीटी पे बिना किसी सेंसरशिप की, आप उसके लिए सहमति देते हैं कि ऐसी चीजें आनी चाहिए? क्योंकि अब बच्चे बच्चे सबको तो बहुत समझदारी आ ही गई है, आजकल सब चीज परोसा ही जा रहा है, इंटरनेट पे सब कुछ रीचेबल है। आप इस चीज को कैसे लेते हैं? देखिए, सेंसरशिप गलत चीज है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सेंसरशिप मतलब आपके विचारों के ऊपर कंट्रोल, विचारों के ऊपर कंट्रोल। लेकिन एक प्रकार से सेंसरशिप बहुत जरूरी है, इसलिए जो लोग सेंसर में है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किस हद तक आप पास करते हैं। जो जो गालियां, जो डबल मीनिंग के डायलॉग, जो सेक्स, जो वायलेंस आजकल ओटीटी पर दिखाई जा रही है, वो ठूसी जा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें है, करेक्टर होते हैं, कई गाली
देते हैं, कोई बात नहीं, निकलता है गुस्से के अंदर गालियां निकल जाती है, पाताल लोक में, फैमिली मैन में, लेकिन वो बुरी नहीं लगती। लेकिन जब जब घुसी जाती है सिर्फ यंग जनरेशन को उकसाने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, जब सेक्स ठूसा जाता है, जब वायलेंस दिखाई जाती है वैसी, और कुछ हटके कितने केस हैं आज क्राइम में, क्राइम क्रिमिनल, ये तो अभी कोई रीड नहीं कर रहा है, पुलिस स्टेशन में जाके पता कीजिए कितने केस ऐसे हैं जो इन ओटीटी के देख करके जो उकसाए हुए बच्चे हैं जो कर रहे हैं, कितने रेप ऐसे हैं जो इन चीजों से, पोर्न फिल्मों से और इनसे देख करके जो उत्साहित हो रहे हैं। तो ये एज ए फिल्म मेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गीता रामायण और सब कुछ ये ऐसा होना चाहिए भक्ति का स्वर, नहीं नहीं नहीं, सिनेमा लाइफ का हिस्सा है और लाइफ कला ही जीवन, जीवन का दर्पण है कला। तो दर्पण है तो जीवन में जो जो होता है वो सब, गुस्सा, सेक्स, वायलेंस, सब कुछ आएगा उसमें, लेकिन किस हद तक, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए सेंसरशिप चाहिए, वो वाली सेंसरशिप चाहिए, ना कि अरे ये इतना पार्टीबाजी हो जाए जिसके अंदर, राजनीति आ जाए जिसके अंदर, जात पात आ जाए जिसके अंदर, वो वाली सेंसरशिप नहीं चाहिए। बहुत सही बात आपने कही, बहुत बहुत बड़ी बात असल में आपने कही है, क्योंकि इस पर मुझे लग रहा था कि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, आप फिल्में करते करते अगर आपको ऐसा कभी कोई पॉइंट ऐसा लगा कि बहुत मेहनत कर ली, मुझे ना अब छोड़ देना चाहिए ये सब, क्योंकि सफलता मिलते मिलते समय लग रहा है, मैं पुरानी बात कर रही हूँ, कभी आपको ऐसा लगा कि यार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, वापस चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल हो गया मेरा, कभी ऐसा कोई पॉइंट आया लाइफ में? नहीं 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 नहीं, ये तो एक बार आया था, बॉम्बे छोड़ने वाला था मैं, जब जब मुझे रोल नहीं मिल रहे थे, बिगिनिंग की बात है, स्ट्रगल की बात है, 1997 की बात है, 98 की बात है, जब मुझे अच्छे रोल, थिएटर में मेन रोल करके आया था मैं, रिपेट्री में और एनएसडी रिपेट्री में। तो जब वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूंगा यहाँ आकर, ये थोड़ी करने आया हूँ मैं, तब मुझे वो अच्छा लगा था। लेकिन अब तो नहीं, क्योंकि मैंने ये फील्ड जब चुना है, ये फील्ड मैंने इसीलिए चुना है कि मैं इसको एंजॉय कर सकूं। अभी तो मैं डायरेक्शन का रस चखा हूं। डायरेक्शन क्या बात है, मतलब आप एक्टर भी, और आप एडिटर भी, आप राइटर भी, आप कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर रहे हैं, आप सब सारे सब चीजों में आपकी दखल अंदाजी है एज ए कैरेक्टर। क्या रोल है, क्या बड़ा, बीज से लेकर वृक्ष होने तक और फल के बनने तक, हर चीज के अंदर उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं एक्टर इसलिए बना था क्योंकि एक जीवन में हजारों जीवन जीता हूँ, और डायरेक्टर इसलिए बन रहा हूँ कि मैं हर तरह की विधा को सीख पाऊँ, कंप्लीट फिल्म मेकर बन पाऊँ, जिसकी तरफ मैं बढ़ चुका हूँ। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपने एक फिल्म तो बहुत अच्छी बना ली, फ्यूचर में क्या प्लान किया आपने? फ्यूचर में अभी तो 5-6 प्रोजेक्ट है, लाइन में है, उनको करेंगे और एक एक करके करेंगे धीरे धीरे। मैगी नहीं बनाएंगे, बढ़िया सी खीर बनाएंगे, धीमी आंच वाली, जो छोटे छोटे अंगारों के ऊपर जो बनती है 2 दिन में, तो वैसा कुछ करेंगे। नहीं तो मैगी बनानी होगी तो मुझसे बन नहीं पाएगी। बहुत लोग मैं ही मत बना खाता रहे मैगी, छोड़िए आप आप मैगी मत बनाइए हाँ। उन लोगों को काम छिन जाएगा अगर आपने भी मैगी बना ली तो आपका कोई सीक्रेट ड्रीम है क्या, जो अभी तक आपने किसी से बताया नहीं है और आज आप बताने वाले हैं? कोई सीक्रेट ड्रीम? ये सीक्रेट ड्रीम तो मेरा यही है कि किसी पहाड़ी पे जा करके एक बंगला, मतलब छोटा सा बन जाए, ऐसा जहाँ पर खुद की खेती बाड़ी हो और खुद का ही काम हो, खुद के ही गाय भैंस हो और खुद के ही वही वही काम करें, और जब कुछ करना हो, जैसे तो 3 महीने के लिए निकल गए और फिर वहां करके फिर वापस आ गए, इस तरीके से कहीं एक ड्रीम है, लकड़ी का घर हो, मतलब ऐसा 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 कभी कभी मुझे लगता है, जो कि पता नहीं कब पूरा होगा। लेकिन क्योंकि कर्म भूमि है हमारी, तो अभी कर्म भूमि में ही है इस वक्त, तो बाकी किसी जीवन के किसी मोड़ पर वैसा भी हो सकता है, हो जाए।
मतलब ये भाग दौड़ की जिंदगी, ये पैसा कमाने की जद्दोजहद और ये लालच, ये देख रहा हूँ सब चारों तरफ इस तरीके से किसी के पास टाइम ही नहीं है। मतलब क्या पाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज पाना चाहते हैं? जो मिला है उसको तो एंजॉय कर लो, जो टाइम है उसको तो जी लो। बस वही है, वो जीने वाली बात है कि मतलब कट रही है ऐसा ना हो, जीना जीना पड़े। क्या पैसा कमाओ, उस पैसे का कुछ यूज भी तो करो, या अलमारियों में रख के या बैंकों में रख के और एक दिन चले जाओगे, पड़ा रहेगा, किसी और के काम आएगा। लेकिन उसी का ही आते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, उड़ाते जाओ, तभी तो आप और पाने की इच्छा होगी। नहीं तो फिर तो क्योंकि जीना तो वही है, 6 फुट का एक थोड़ी सी लकड़ियां और 6 फुट की जगह चाहिए अल्टीमेटली। तो खुले आसमान के नीचे वही है असली आखिरी सबका क्या बोलते हैं अंत। बिल्कुल ठीक आपने बात कही सर। आपने जिस तरह की जिंदगी जी है, आपकी लाइफ स्ट्रगल से स्टार्ट हुई थी और आज आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पे आप लोगों को उनका जीवन कैसे तराशा जाए आप उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी की जर्नी से जितना आपने जिया है अब तक, जितने एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उनमें से अगर सिर्फ 3 सीख अगर हमें देना हो, अपने फैंस को देना हो, तो आप अपनी लाइफ से ऐसे कौन से 3 लेसन हैं जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए लेसन खैर मैं क्या दूंगा, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। नंबर एक तो मैं, जो नई जनरेशन है जिनको शॉर्टकट अपनाने में बड़ी जल्दी रहती है, तो मैं उनसे बस यही कहूंगा कि शॉर्टकट वाले रास्ते मत अपनाओ। शॉर्टकट वाले रास्ते बहुत दूर तक नहीं जाते, शॉर्ट में ही कट जाते। तो मुझे लगता है कि एक तो मेहनत से और नियत से, अच्छी नियत से काम करना चाहिए। किसी और को गिराने की बजाय, किसी और से कंपटीशन करके आगे भागने की बजाय, आप अपने अपनी लकीर इतनी बड़ी करो कि दूसरे की लकीर छोटी हो जाए। और दूसरा, चापलूसी छोड़ दो, ये कहीं कुछ काम नहीं। आपको आपके जमीर को ही मारेगी चापलूसी, कुछ नहीं होगा किसी का, कुछ नहीं होगा किसी का। और झूठ मत बोलो, दिखावा मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑडिशन देते हुए बहुत ओवर दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं। नहीं नहीं, सहज तो मीठा, सहजता सहजता बनाने बहुत जरूरी है। जो सहजता गुलजार साहब के पास है, उनकी कविता जो है वो जीवन हो चुका है, और जीवन जो है वो कविता हो चुकी है। मतलब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायरी है, और शायरी कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं। तो वो सहजता, वो एक सिंप्लिसिटी, वो एक आराम वाला चीज। इतनी मेहनत करो कि जो रोल है आपका जिसमें जिसको अच्छा लगना चाहिए, वो ऐसा लगे कि आप ही हैं, आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। सहज। सहजता। आपको किसी बात का कोई रिग्रेट है सर? मुझे सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है जीवन में कि माँ बहुत तकलीफ में चली गई 84 में, 85, 18 जनवरी, और मैं 10वीं पास ही किया था। और वो बहुत तकलीफ में चली गई। उन दिनों हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत गरीबी में थे। तो वो बस वो, उनको हम खुशी दे नहीं पाए, उनको सुख दे नहीं पाए, इसके अलावा कोई रिग्रेट नहीं। शायद वो आपको सक्सेसफुल देख करके आप जहाँ पे भी होंगे उनका हृदय बहुत प्रसन्न रहता होगा। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना ना कोई फेवरेट डायलॉग सुना दें। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, वो चूंकि स्क्रॉल होकर ऊपर चले गए तो नाम मुझे किसी का याद नहीं, बस एक दीपांशु गुप्ता नाम याद रह गया क्योंकि मेरी जान पहचान के, तो बस मेरे को उनका नाम नहीं, याद मैं है। देख पा रहा हूँ, सान्या सान्या शर्मा है, और अल्पना सुहासिनी है, और कंचन शर्मा है। मेरे भी कई दोस्त और रिश्तेदार जुड़े हुए हैं इसमें, क्या 3-4 तो हैं, मैं देख पा रहा हूँ। पुनीत है, हाँ हाँ। और आशिमा है, बहुत सारे लोग हैं, घनश्याम दास हैं, और कुछ दोस्त भी हैं, अच्छा। योगेश भारद्वाज भी हैं जो मेरे साथ दादा लक्ष्मी में भी हैं।
और अच्छा। गली में भी है। जी जी। तो डायलॉग देखिए, डायलॉग तो आप यूट्यूब देख लीजिए, मुझसे मत बताइए, क्योंकि मैं वो मशीन नहीं कि बटन दबाया चालू हो गया। सही बात है। सही आपने कहा। लेकिन इतने सारे लोगों की शिकायत हो जाएगी कि एक डायलॉग सुनने का मन कर रहा है सर से और सर बता नहीं रहे। तो कुछ भी जो आपको मन करे सर, कोई जरूरी नहीं कि आप डायलॉग ही बताएं। चलिए रावड़ी राठौड़ का एक डायलॉग सुना देता हम्म। हूँ, छोटा सा डायलॉग है। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। सर आपने बहुत प्यारी लाइफ गुजारी है, क्योंकि आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते चलते अपने सारे फैंस को अगर कुछ कहना हो, अपने दिल की बात, तो आप अपने दिल में से क्या निकाल करके अपने फैंस को देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। ओह। मैं क्या, देखिए, आप अपने दिल की बात बताइए, अंतरात्मा की बात बताइए। मैं अपने अंतरात्मा की बात करता हूँ। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, तुम किसी को क्या दे सकते हो? देने वाले कोई और हैं, और हम उसमें से क्या दें बताइए। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि एक्टिंग, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी, कुछ भी, आईएएस, पुलिस, आर्मी, कहीं भी जाना हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन इंसान जिंदा रहना चाहिए। इंसान होना बहुत जरूरी है। आज इंसानों की बहुत जरूरत है इस देश में और इस वर्ल्ड में। आज उन इंसानों की जरूरत है जो बिना किसी जात पात के, बिना भेदभाव के, बिना लड़की और लड़का सोच करके, बिना अमीरी गरीबी सोच करके, बिना पंडित और जाट या पंडित और गुजर या सोच दलित सोच करके, बिना बीजेपी और कांग्रेस सोच करके, बिना किसी किसी भी चीज को बिना सोचे हुए सिर्फ इंसान रह करके मंत्र ना करें। इंसान रहकर सोचे कि कौन ठीक कौन गलत है। जो गलत है उसको गलत बोल दीजिए, जो ठीक है तो गलत बोल दीजिए। अगर नहीं बोल सकते तो चुप रहिए, लेकिन किसी गलत को ठीक मत बोलिए और ठीक को गलत। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत अद्भुत रहा आपसे बात करना। मुझे ऐसा बीच बीच में लगा कि शायद टेक्निकल इश्यूज रहे, आपकी तरफ से थोड़ा इंटरनेट कट रहा था, पर मैं आपको टोक नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपकी बातें इतनी अच्छी पहुंच रही थी कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मुझे बाद में पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, एक बार चेक करूंगी मैं। चलिए, लेकिन थैंक यू योगिता जी। आपने बहुत कमाल के सवाल पूछे और कमाल का इंटरव्यू हुआ, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है और बहुत नेचुरली एक फ्लो की तरह पूरा चलता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत एवरीवन। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। नमस्ते सर।